जी, माइटोकॉन्ड्रिया, इट हैज आउटर मेम्ब्रेन, इनर सारी चीजों को प्रोटेक्ट करता है। ये इसमें से क्रॉस सब कुछ करेगा, ये सेलेक्ट करेगा, वही चीज क्रॉस करेगी, सब कुछ क्रॉस करेगा। अच्छा, इसके बाद इसमें क्या प्रेजेंट है? इनर मेम्ब्रेन इज लॉन्गर देन आउटर मेम्ब्रेन, तो इसलिए वो फोल्ड हो जाता है। अच्छा मम्मी, जो ये फोल्डिंग होती है, जो ये क्रीज बनती है, इस क्रीज को हम क्या कहते हैं? क्रिस्टल। This is called the outer membrane. This is called the inner membrane. और इसके अंदर जो फोल्ड्स प्रेजेंट है, इनको हम क्या कहते हैं? क्रिस्टल्स। आउटर मेम्ब्रेन सिर्फ सारे स्ट्रक्चर को प्रोटेक्ट करता है। इनर मेम्ब्रेन के ऊपर वो पार्टिकल प्रेजेंट है जो ग्लूकोज से क्या निकाल कर देगा? एनर्जी। ठीक है, इन पार्टिकल्स को क्या कहते हैं? ऑक्सीजन। ये अपने साथ ऑक्सीजन लेते हैं और ग्लूकोज, ऑक्सीजन को ग्लूकोज की मदद से तोड़ देते हैं, और ग्लूकोज को जब ऑक्सीजन की मदद से तोड़ते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड के साथ क्या निकल कर आता है? वाटर और एटीपी, एनर्जी। दिस एनर्जी इज स्टोर्ड इन एटीपी। जो एनर्जी ग्लूकोज से निकली, उसकी मदद से ये एडीपी और पी को जोड़कर इसमें बदल देता है एटीपी। जब एनर्जी ग्लूकोज से भी निकल रही थी और एटीपी से भी निकल रही थी, तो फिर दोनों में ग्लूकोज को एटीपी में कन्वर्ट करने की जरूरत क्या पड़ गई? ग्लूकोज से एनर्जी निकाल लेते हैं और एटीपी से एनर्जी निकलती है क्विक। तो पहले बॉडी ग्लूकोज को किस में कन्वर्ट करके रखती है? एटीपी के अंदर कन्वर्ट करके रखती है। माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर एक छोटा सा डीएनए प्रेजेंट होता है। डीएनए का काम क्या होता है? इट्स अ टाइप ऑफ कंट्रोलिंग सेंटर फॉर माइटोकॉन्ड्रिया। जब सब कुछ ही न्यूक्लियस के कंट्रोल में है इस वक्त, तो इसको अपना कंट्रोल खुद क्यों दे रखा है? आजादी क्यों दे रखी है इसको? और इसका काम इंपॉर्टेंट है, हम टाइम नहीं लगा सकते, तो कुछ काम इसको अपने कंट्रोल में दे रखे हैं। क्या सारे दे रखे हैं? कुछ दे रखे हैं, और कुछ किसके कंट्रोल में है? इस टाइप की फंक्शनिंग को क्या कहते हैं? सेमी ऑटोनॉमिक। दिस स्मॉल फ्रेगमेंट प्रेजेंट इनसाइड इट इज कॉल्ड डीएनए। अगर कंट्रोलिंग सेंटर है तो वर्किंग सेंटर भी होगा। वर्किंग सेंटर होती है प्रोटीन, और प्रोटीन की फॉर्मेशन कौन करता है? राइबोसोम। दैट्स व्हाई माइटोकॉन्ड्रिया आल्सो कंटेन फ्यू राइबोसोम। इसके अलावा माइटोकॉन्ड्रिया में जो ये सारा लिक्विड या सॉल्यूशन प्रेजेंट है, इसको हम क्या कहते हैं? माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स। क्लियर है यहाँ तक? नेक्स्ट हेडिंग लिखेंगे न्यूक्लियस। न्यूक्लियस वाज द brain of the cell. It also acts as the controlling center. Nucleus acts as the brain of the cell. It acts as the controlling center. और कंट्रोलिंग सेंटर में 5 पार्ट्स को हम स्टडी करते हैं। न्यूक्लियस कंसिस्ट ऑफ 5 पार्ट्स। नंबर 1, न्यूक्लियर एनवेलप। इसका एनवेलप बहुत जबरदस्त होता है, ये किसी भी चीज की एंट्री अलाउ नहीं करता। सबसे ज्यादा कौन प्रोटेक्टेड रहता है? ब्रेन। ब्रेन को फुली प्रोटेक्ट रखना पड़ता है, इसलिए किसी भी चीज की प्रोटेक्टिव कवरिंग से सबसे ज्यादा जबरदस्त और बेस्ट प्रोटेक्टिव कवरिंग किसको प्रोवाइड कर रखी है? इट डू नॉट अलाउ एनीथिंग टू क्रॉस थ्रू इट। अपने कोई भी चीज जरूरत की या बेजरूरत की, सब सेलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन थी सबके पास, एक जो चीजों को आने दे रहा था, जाने दे रहा था, रिक्वायर्ड चीजों को, ये उसको भी आने जाने नहीं देता। उसके लिए स्पेशल गेट्स प्रेजेंट होते हैं, और उनमें से भी बहुत ही लिमिटेड चीजें आ जा सकती हैं। हर कोई आ जा नहीं सकता, क्योंकि जब कुछ भी आ जा सकता है, सिलेक्टेड भी आ जा सकता है, तो उसमें बैक्टीरिया, वायरस, फंजाई भी आ जाते हैं। और बैक्टीरिया, वायरस, फंजाई अगर न्यूक्लियस में चले गए तो न्यूक्लियस को क्या कर देंगे? डैमेज कर देंगे। इसीलिए नाउ सबसे पहले आउटर न्यूक्लियस, न्यूक्लियस की आउटर पार्ट, दिस इज कॉल्ड न्यूक्लियर एनवेलप। इसमें 2 मेम्ब्रेन होती हैं, आउटर और इनर। और आउटर इनर टफ, नॉन परमेबल,
और बीच बीच में पोर्स प्रेजेंट होते हैं जहां से चीजें आ भी सकती हैं और जा भी सकते हैं। दिस इज द आउटर मेम्ब्रेन, दिस इज द इनर मेम्ब्रेन, the space between outer and inner membrane is called perinuclear space. पेरी मतलब पेरीफ्री पे, पेरीफ्री मतलब कहां होता है? आउटर. The pore between the envelope are called nuclear pore. दो मेम्ब्रेन के बीच में क्या प्रेजेंट है? गैप या स्पेस. उसमें लिक्विड फिल्ड है जो प्रोटेक्ट करता है, कुशन इफेक्ट देता है कि अगर कोई प्रेशर भी आए तो ये आउटर मेम्ब्रेन ही दब जाती है. इनर मेम्ब्रेन की कोई चीज सॉफ्ट होगी तो बस वही दब के रह जाती है. इस प्रेशर या दबाव का असर किसके ऊपर नहीं आता? न्यूक्लियस के अंदर नहीं आता. तो आउटर कवर प्रोटेक्ट भी करता है, किसी चीज को एंट्री भी नहीं देता, और प्लस कुशन इफेक्ट देता है कि कोई भी किसी भी चीज का प्रेशर आए तो उसको न्यूक्लियस झेल सके. इतना प्रेशर कौन प्रोवाइड करता है? आउटर कवर. दिस स्पेस बिटवीन द आउटर एंड द इनर मेम्ब्रेन इज कॉल्ड पेरीन्यूक्लियर स्पेस. मींस न्यूक्लियस की आउटर पेरिफ्री की तरफ जो न्यूक्लियस है, पेरिफ्री मतलब आउटर बाउंड्री में जो स्पेस प्रेजेंट है उसको हम क्या कहते हैं? पेरीन्यूक्लियर स्पेस. दिस कवर अरेंजमेंट जो कुशन इफेक्ट भी दे रहा है, जो प्रोटेक्ट भी कर रहा है, किसी चीज को आने जाने भी नहीं दे रहा, सिलेक्टेड चीज के लिए स्पेशल रास्ते दे रखे हैं, इस पूरी आउटर कंपोनेंट को या कवर को हम कहते हैं न्यूक्लियर एनवेलप. This is called nuclear envelope. Now, कंट्रोल करने के लिए the controlling centers present inside the nucleus are some thread-like chemicals. पहले सारा समझेंगे फिर लिखेंगे. हम इसको 4-5 नाम देते हैं. वो 4-5 नाम किस तरीके से देते हैं वो समझना. इस केमिकल का नाम जो पूरी सेल में ये डिसाइड करता है कि कौन सा पार्ट क्या काम और कितना करेगा, इसको कहते हैं डीएनए. फुल फॉर्म ऑफ डीएनए डीऑक्सीराइबो न्यूक्लिक एसिड. द फुल फॉर्म ऑफ डीएनए इज डीऑक्सीराइबो न्यूक्लिक एसिड. जो ये डीएनए है अलग अलग काम के लिए अलग अलग मॉलिक्यूल होता है. ठीक है, जैसे ये किसी पार्ट को कंट्रोल कर रहा है, एक धागा और होगा जो किसी और को कंट्रोल करेगा, एक धागा और होगा. ह्यूमन बॉडी की सेल में ऐसे 46 थ्रेड्स होते हैं. मतलब टोटल डीएनए कितने होते हैं? 46 डीएनए प्रेजेंट होते हैं. ठीक है, अब ये धागे की तरह खुले रहते हैं, काम करते रहते हैं. जैसे आपने कभी टेलर को देखा हो, हमारे यहाँ पे सारे थ्रेड प्रॉपरली अरेंज्ड होते हैं, लेकिन एक टेलर के यहाँ पे सारे धागे अलग 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 बिखरे होते हैं. उसको देखना नहीं पड़ता, वो क्विकली अरेंज करता जाता है. हमारे यहाँ धागे पूरे सिमटे हुए अरेंज किए हुए ढंग से रखे होते हैं. अगर ये धागे की शेप में है और सिंगल है, मैं बात कर रही हूँ सिंगल डीएनए की, ठीक है, और शेप कौन सी? थ्रेड. ठीक है, हम इसको कहते हैं क्रोमेटिड. सिंगल थ्रेड लाइक डीएनए इज कॉल्ड टिड. ठीक है, अगर प्लूरल डीएनए है, मेरे को प्लूरल कहना है, प्लूरल थ्रेड लाइक डीएनए इज कॉल्ड क्रोमेटिन. प्लूरल थ्रेड लाइक डीएनए इज कॉल्ड क्रोमेटिन. जब सेल को डिवाइड करना होता है, मतलब एक पूरी सेल को डिवाइड करना होता है, सेल न्यूक्लियस की सेल जब डिवाइड करती है, एक पूरी सेल जब बॉडी की ग्रोथ होती है तो सेल स्टार्ट्स टू डिवाइड. मतलब एक सेल कितने में बदल जाती है? दो कितने में बदल जाती है? 4. सेल बढ़ती जाएगी. द बॉडी विल ग्रो इन हाइट एंड वेट. ठीक है, इसको कहते हैं डिवाइड. क्रोमेटिड सिंगल थ्रेड, क्रोमेटिन प्लूरल. ठीक है,
अगर सेल को डिवाइड होना है, मतलब एक सेल से कितनी सेल बनानी है? दो। कौन सी ऑर्गेनली हेल्प कर रही थी? सेंट्रियोल, जो एक इधर चला जाता है और एक इधर चला जाता है और चीजें बांटना शुरू कर देते हैं। ठीक, अब उसमें एक सेंट्रियोल इधर गया, एक सेंट्रियोल इधर गया, आधी माइटोकॉन्ड्रिया ये खींच लेता है, आधा ये खींच लेता है, आधे पार्ट्स को ये खींच लेता है, आधे पार्ट्स को ये खींच लेता है, सब कुछ आधा आधा हो जाता है। सिर्फ न्यूक्लियस एक था, उसका आधा आधा होना इम्पॉसिबल है। न्यूक्लियस तो पूरा जाना चाहिए क्योंकि इन्फॉर्मेशन है उसके अंदर, इन्फॉर्मेशन शुड रीच इन अ कंप्लीट फॉर्म। तो ये न्यूक्लियस अपनी कॉपी बनाता है, एक कॉपी एक में, दूसरी कॉपी सेल हो गई डिवाइड। जब सेल को डिवाइड होना है तो चीजें इधर उधर जारी होती हैं, रास्ते में धागे उलझ जाएंगे तो धागों का क्या बनाना पड़ता है? बंडल। द बंडल और द रॉड लाइक फॉर्म ऑफ डीएनए जो कब बना? जब सेल की डिवीजन हुई, उसको कहते हैं क्रोमोसोम। ठीक है, द रॉड लाइक शेप, रॉड लाइक शेप ऑफ डीएनए is called chromosome. मेनली तीन नाम, पहला क्रोमोसोम, दूसरा क्रोमेटिन और तीसरा डीएनए। क्रोमोसोम, क्रोमेटिन, डीएनए। ये थ्रेड लाइक क्या है? डीएनए। फॉर्म कौन से? थ्रेड। तो नाम क्या? क्रोमेटिन एक का, सॉरी प्लूरल, क्रोमेटिन प्लूरल। ठीक है, तो मैं अब इसको क्या लिखूंगी? क्रोमेटिन। इनको कहते हैं जेनेटिक मटेरियल। ये चीज पेरेंट्स से मिलती है, तो जो चीज जनरेशन आफ्टर जनरेशन सेम रहेगी और चलती जाएगी उसको क्या कहते हैं? क्रोमेटिन। क्रोमेटिन इज अ जेनेटिक मटेरियल, मतलब ये मटेरियल हमें कॉपीड फॉर्म में किससे मिला है? पेरेंट्स से। बाकी सब कुछ ये बना लेगा, पर ये कहां से आया हमारी बॉडी में? फ्रॉम द पेरेंट्स। पेरेंट्स में कहां से आया? ग्रैंड पेरेंट्स में, ग्रेट ग्रैंड पेरेंट्स। तो इस तरह से चलता जा रहा है, और जो ऐसे जनरेशन आफ्टर जनरेशन चलता जाए उसको क्या कहा जाता है? जेनेटिक मटेरियल। इस न्यूक्लियस में दबाव नहीं आना चाहिए, तो इनके ऊपर दबाव ना आए। ऐसे तो एनवेलप इतनी सुंदरता से डिजाइन कर रखा है कि इनके ऊपर दबाव आएगा ही, और बाई चांस इनके ऊपर दबाव आ जाए तो फिर ये काम करना बंद करेगी। उसके लिए यहां से यहां तक के धागे बने होते हैं जो एक एंड से दूसरे एंड तक जाते हैं। धागे क्या करते हैं? जैसे अगर मैं एक रॉड से एक कपड़े को रखूं यहाँ पे और रॉड नीचे लगा दूं तो होल्ड कर लेगा ना, द क्लॉथ विल नॉट टच द ग्राउंड। ठीक है, ऐसे ही दो दीवारों को अपनी जगह पे इंटैक्ट रखते हैं ये फाइबर्स, और जो ये फाइबर्स हैं इनको हम कहते हैं न्यूक्लियर, सॉरी, इनको कहते हैं न्यूक्लियर मैट्रिक्स। जो न्यूक्लियस में एक छोटा सा गोल सा स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है, इसका काम क्या है? न्यूक्लियोलस में, इसमें जो न्यूक्लियस है इसमें डीएनए होता है। डीएनए बाहर नहीं जा सकता, डीएनए को बताना है क्या काम करना है, और काम करता कौन है? प्रोटीन। ठीक है, काम बताएगा कौन? डीएनए, और करेगा कौन? प्रोटीन। प्रोटीन यहाँ नहीं बन सकते, राइबोसोम बाहर है, और डीएनए बाहर नहीं जा सकता, डीएनए तो वेल प्रोटेक्टेड है। तो फिर डीएनए कैसे बताएगा कौन सा प्रोटीन बनाए और कैसे? डीएनए अपनी एक छोटी सी कॉपी बनाता है, जिस डीएनए को इंफॉर्मेशन देनी हो, दैट कॉपी इज कॉल्ड आरएनए। आरएनए पोर्स के जरिए कहां चला जाता है? बाहर, राइबोसोम के पास, और राइबोसोम को क्या देकर आ जाता है? इंफॉर्मेशन। तो डीएनए से क्या बना? आरएनए। आरएनए से क्या बना? प्रोटीन। कुछ आरएनए न्यूक्लियस अपने स्टोर रखता है एक बॉल लाइक स्ट्रक्चर में, जिसको वानी क्या कहते हैं? न्यूक्लियोलस। कुछ आरएनए और कुछ प्रोटीन जो न्यूक्लियस को अपने काम करने के लिए चाहिए वो स्टोर रहते हैं इस न्यूक्लियोलस में। तो न्यूक्लियोलस एक्ट्स एज द स्टोरेज हाउस ऑफ आरएनए एंड प्रोटीन। राइबोन्यूक्लिक एसिड,
whole of the nucleus have a semi-fluid field। आप शुरू से देखते आ रहे हो, हम चाहे सेल किया हमने, चाहे माइटोकॉन्ड्रिया पढ़ा, each and every organelle has a semi-fluid filled inside it, जिसमें कुछ चीजें आ रही हैं, कुछ जा रही हैं, फ्लूइड मटेरियल रखता है ताकि चीजें फ्लोट करती रहें, एक दूसरे के ऊपर प्रेशर ना लगाए। आपको मैंने डे 1 कहा था सेल वॉल का काम हमारी बॉडी में क्या होता है, प्लांट में क्या होता है, ताकि बोझ को सह सके। हमारी बॉडी में सेल वॉल की जरूरत क्यों नहीं है? क्योंकि ज्यादातर चीजें किसमें प्रेजेंट होती है? इनके अंदर भी फ्लूइड भरा है। अब सेल के अंदर भी फ्लूइड था, माइटोकॉन्ड्रिया और ये न्यूक्लियस भी फ्लूइड के अंदर है, और इनके अंदर भी क्या भरा हुआ है? फ्लूइड भरा हुआ है। इसमें केमिकल्स आ रहे हैं, जा रहे हैं, तो एक तरह से सेमी फ्लूइड, ताकि फ्लो ऑफ थिंग्स, इसको जो चीज चाहिए आ रही है, जा रही है। अगर सॉलिड होता तो चीजों की मूवमेंट आसान नहीं होती। चीजों की मूवमेंट आसान कब होती है? जब सॉलिड हो या गैसेज हो। आप अगर एक बाल्टी में आटा है और उसमें कोई होली का कलर मिला दो, क्या मिक्स हो जाएगा अपने आप? और अगर पानी है और उसमें एक बूंद आप होली का कलर डाल दो, मिक्स हो जाएगा उसके अंदर? 15-20 मिनट के बाद फटाफट सारे से ट्रांसपोर्ट हो जाएगा। तो कोई भी चीज आ रही है या जा रही है, इट कैन इजीली मूव थ्रू फ्लूइड, और अगर सॉलिड होता तो मूव नहीं होता। तो इसीलिए द ऑर्गेनेली हैव अ सेमी फ्लूइड मटेरियल सो दैट थिंग्स कैन बी इजीली ट्रांसपोर्टेड अक्रॉस द न्यूक्लियस। सेल के फ्लूइड का नाम क्या था?